नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द पंचारा न्यूज में। मैं हूं शिल्पी और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नहीं, इनके बारे में हम बताएंगे सर। ये जब उनके पैर छुएंगे तो क्या होगा। ये पैर छूता है उसके। अच्छा, हाँ, ये उसके पैर छूता है। तो एक बार मैंने कहा कि इससे संबंध करोगे तो मर्डर करा दोगे तो चार। बोले साहब अपराधी ही को तो सूचना देगा। ये कहानी भ्रष्टाचार की है। ये वो गवाही है जो चीख चीख कर पुलिसिया तंत्र में बैठे भेड़ियों की करतूतों को बयां कर रही है। दरअसल देश का सबसे चर्चित और दिल दहला देने वाला बिक्रू कांड का मास्टरमाइंड विकास दुबे भले ही अब इस दुनिया में ना हो, लेकिन विकास दुबे से जुड़े पुलिस महकमे का वह बड़ा सच सामने आता जा रहा है, जिसको खुद विकास दुबे भी बताना चाहता था, लेकिन एसटीएफ की कस्टडी से भागने को लेकर एनकाउंटर में वो मार गिराया गया, जिस पर जांच अभी चल रही है। लेकिन अब इन सबूतों की पोस्टमार्टम पंचौरा न्यूज कर रहा है। वायरल हो रहे एक ऑडियो क्लिप में ये बात साफ पता चलती है कि कांस्टेबल से लेकर कप्तान तक कैसे विकास दुबे का सिक्का चलता था। इसी कड़ी में वायरल हो रहे ऑडियो क्लिप एक बार फिर से चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिसमें दिवंगत सीओ ने बिक्रू दबिश में जाने से पहले ही यह बता दिया था कि हो सकता है कि चौबेपुर थाने में तैनात तत्कालीन निलंबित इंस्पेक्टर विनीत तिवारी ने विकास दुबे को बता दिया होगा कि तुम्हें पकड़ने के लिए दबिश आ रही है, जिसको लेकर विकास पहले से ही भाग गया होगा या सजग होगा। ऑडियो क्लिप में सीओ देवेंद्र मिश्र यह भी कहते सुने जा रहे हैं कि उन्होंने इंस्पेक्टर विनय तिवारी से ये भी कहा कि देखना विकास दुबे 3-4 पुलिस वालों का मर्डर करा देगा, तुम तभी होश में आओगे। दिवंगत सीओ देवेंद्र मिश्र का कहना बिल्कुल सच निकला। मैंने कहा थाना चलाओ, 1 लाख नहीं मरवा देगा थाने में 2-4 को। वो जो है थाना चलाओ। आओ बता रहे हैं बस अब सारी लोगों से अभी बैठक करते हैं ना। और तो वो साहब असल में उन्होंने ज्यादा रख दिया था हाथ पहले वाले एसएसपी साहब तिवारी। विकास दुबे ने वाकई में 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन इस नरसंहार के बावजूद पुलिस महकमा अभी भी कुछ इस तरह के अधिकारियों को साफ बचाने की कोशिश कर रहा है, जिनका नाम सीओ देवेंद्र मिश्र ने खुलेआम लिया और कई बार चर्चा में आने के बाद बैठी जांच में मुख्यता से लिया गया। वह था पहला बड़ा नाम कानपुर में रहे तत्कालीन एसएसपी डीआईजी अनंत देव तिवारी, जिनको सीओ देवेंद्र मिश्र ने अपनी मौत से पहले चौबेपुर इंस्पेक्टर और विकास दुबे के बीच खासम खासी को लेकर पत्र भी लिखकर बताया था, लेकिन अनंत देव तिवारी ने सीओ के पत्र को नजरअंदाज कर दिया था। ठीक उसी का बड़ा उदाहरण है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ऑडियो क्लिप, जो कि 3 भागों में है। पहले भाग में दिवंगत सीओ देवेंद्र मिश्रा चौबेपुर थाने से निलंबित इंस्पेक्टर विनय तिवारी से बात करते हुए कह रहे हैं कि पहले तो जुआ खिलवाओगे और फिर कहोगे कि दबिश में चलना है। आप आ जाओ, क्या बात है, हमारा नेतृत्व चाहिए। ये सुनिए पहली स्टिंग, जिनमें आपको बहुत कुछ पता लगेगा। अच्छा, इन दोनों का गांव एक ही है क्या सर? दोनों का गांव एक ही है क्या? इन दोनों का जो वादी है और दूसरा पक्ष है। हाँ वहीं का है सर। गांव अलग अलग है कि एक ही है? ये जो है बिल्कुल लगा हुआ है, एक है सर। लगा हुआ आपस के हैं, एक ही है सर। उन गांव में फोर्स भी लगाने की जरूरत पड़ेगी है ना? फोर्स लगाने की तो जरूरत पड़ेगी सर, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एसओ शायद कह रहे हैं कि आप आ जाइए तब मैं जाऊंगा, तब इसके लिए तो मैं जा रहा हूँ, तब जाएंगे, तब निकलेंगे वो। अरे परेशान मत होइए, बस बहुत जल्दी जो है ना। जी सर। इनका सबको वारंट है, पहले तो लिस्ट तैयार कर रहा हूँ ना कि जो कर रहे हैं। कप्तान साहब ने कहा होगा इनसे गिरफ्तार करिए, तो अब जो है तुम मुझसे कह रहे हैं कि आप आइए, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। मगर ठीक है मैं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो अब उसमें आप दिमाग से करिएगा, तो एक बार नहीं 2-3 साल दबाने का अच्छा मौका है इसको, है ना? अब हम बताएंगे सर इनकी ये पैर। आप आइएगा, ऐसा ना अभी एक गस्टेड ऑफिसर के साथ बैठक करेंगे, है ना? जी सर जी। तो अच्छे लोगों को कहीं से ले आया जाएगा, है ना? नहीं, इनके बारे में हम बताएंगे सर। ये जब उनके पैर छुएंगे तो क्या होगा। ये पैर छूता है उसके।
अच्छा। हाँ, ये उसके पैर छूता है। तो एक बार मैंने कहा कि इससे संबंध करोगे तो मर्डर करा दोगे तो चार। पूरे साहब अपराधी ही को तो सूचना देगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो पहले हाँ, अपराधी जो है अपराधी की सूचना देगा। उसने मुझसे कहा कि 1 लाख का इनामिया। मैंने कहा थाना चलाओ, तो 1 लाख नहीं मरवा देगा थाने में 2-4 को। वो जो है थाना चलाओ। बता रहे हैं बस अब सारे लोगों से अभी बैठक करते हैं ना। और तो वो साहब असल में उन्होंने ज्यादा रख दिया था हाथ, पहले वाले एसएसपी साहब तिवारी जी, तो उसके ऊपर इसी एसओ के ऊपर। अच्छा। हाँ, तो इसलिए बोलना सीख गया था। अब कल 10 मिनट आपका टाइम चल देंगे, मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या क्या है। ये अभी एक आपने रिपोर्ट दिया है ना, एक आपने रिपोर्ट दिया था जिस पर सीओ ने जांच करके मुक्त कर दिया था। हाँ, मुक्त कर दिया इसको, तो मैंने कल ही कहा है। नहीं सब ने, अरे उसको न जाने क्या क्या मुक्त किया सर। मैं कल 10 मिनट का आपका टाइम लूंगा सर बस। कई बजे सर पहुंचेंगे ऑफिस? ऑफिस 11 बजे पहुंचेंगे। मैं इसके बारे में पूरी वो करूंगा। ये 1.5 लाख रुपए लेकर के जुआ कराता था। हर महीना जुआ कराते। इसको मैंने मना किया कि देखो जुआ मत कराओ। एसएसपी साहब बोले मैं सीओ को खा जाऊंगा अगर जो जुआ होता है। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने इसको लिखा पढ़ी में सूचना दिया, लिखा पढ़ी में आपके क्षेत्र में जुआ है, आपकी मिली भगत है, इसको बंद करा दीजिए। इसने नहीं बंद कराया। फिर मैंने ठीक 20 दिन बाद बाहर का फोर्स लेकर के मैंने खुद पकड़ा जुआ उसको। और जुआ एसएसपी साहब बोले तुरंत रिपोर्ट दो, अभी रिपोर्ट दो, इसी समय रिपोर्ट दो, मैं इसको सस्पेंड कर रहा हूँ। हमने रिपोर्ट दे दिया। इसने क्या किया, जो जुआ कराता था बाहर के लोगों को आते थे, उससे इसने लिया 5 लाख। बोले इन्वेस्टर में साले बंद हो जाओगे। वो उठा के 5 लाख दे दिया एसएसपी को। तो उन्होंने ये जो पीसीओ कल्याणपुर कर रहे थे वो भी खत्म कर दिया। सब इसकी जांचें खत्म हो गई। नहीं, इनको सबको रपीटूंगा मैं, है ना। ये स्थिति है सर इसकी। इससे तो हम इसीलिए बात करना साहब इससे वो कर दिया। और कहने लगा क्या कर लिया मेरा सीओ। तो आज अब जब इसने मुझे कहा कि बगैर साहब आपके नहीं आएगा, तो मैंने कहा कि तुम किस किस मामले में मुझको बताया आज तक। आज तबीयत की दिक्कत हो गई तो मुझे जरूरत पड़ गई। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ये है ये वो लोग नहीं है कि ये कह दें कि जो है सर आप कहाँ आएंगे, मैं देखता हूँ। अरे सर देख, अब वो पैर छूता तो कल कहेगा ना कि सीओ साहब लेके फोर्स आए थे, नहीं तो मैं तो कतई आने वाला नहीं था। ये है, इसलिए हमको बुलवा रहा है। कोई मतलब थोड़ा है। वो तो फोन उसको कर ही दिया होगा कि भाग जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं है। वो तो फोन उसको बता दिया होगा जाओ यहाँ से। मैं आपसे सही बता रहा हूँ साहब। मैं तो बिल्कुल गेट पर पहुँच गया हूँ थाने पर। ठीक है, दबिश पड़ जाएगी, ठीक रहेगा। हाँ, मैं जा रहा हूँ, आ गया हूँ सब थाने। चलिए, फिर कोई परेशान मत होइए। सब नहीं साहब, हम लोग न जाने कितनी। बताऊंगा आपको कि यहाँ भी देखता हूँ मैं, प्रयागराज में देख के जितना गस्टेड ऑफिसर काम करता है उतना काम कोई नहीं करता। न जाने कितनी साहब बरसातें भी देखी हैं। ऐसा थोड़ा है सर, हम लोग वैसे थोड़ा कि जैसे अपराधियों से वो करके पीछे हट जाए। लेकिन इसकी बात इसके उससे मुझे चिढ़न होती है कि तो आपने कल बताया इनका। ठीक है, ठीक है सर। ठीक इस ऑडियो क्लिप के बाद दिवंगत देवेंद्र मिश्रा ने दूसरा फोन कानपुर के एसपी ग्रामीण को लगाया, यानी एसपी आरए को लगाया और नम्रता से बात करते हुए बताया कि विकास दुबे ने राहुल तिवारी के साथ मारपीट की है। जिस पर एसपी ग्रामीण ने पूछा कि विकास और राहुल का गांव एक ही है क्या, जिस पर सीओ ने कहा कि हाँ समझ लीजिए एक ही है। तो एसपी ग्रामीण ने कहा लगता है फोर्स लगवा दे, लेकिन आप जाओ। तो सीओ देवेंद्र मिश्रा ने कहा कि पूरी मिली भगत है इंस्पेक्टर विनय तिवारी की, जिसके ऊपर एसएसपी डीआईजी अनंत देव तिवारी का हाथ है और आज हमें दबिश में बुला रहा है। लेकिन जो भी हो मैं जाऊंगा, बहुत देखा है ऐसी बरसातों को। इसके बाद एसपी ग्रामीण भी कहते हैं ठीक है जाओ, और उसके बाद वो दबिश के लिए निकल पड़ते हैं। बात से अंदाजा यही लगता है। अब सुनिए एक अगली ऑडियो क्लिप। हेलो सर, शिवराजपुर एसओ पहुंच रहे हैं फोर्स के द्वारा। जाइए, आपके नेतृत्व की आवश्यकता। नहीं नेतृत्व तो क्या नेतृत्व, जुआ करा रहे थे तो मुझे बताया था कि वो करा रहा हूँ मैं।
नेतृत्व आज नेतृत्व की जरूरत पड़ गई मुझे अभी तक है? वो उस बात के लिए है? सर अभी तक आप दिल में रखे हैं सर। क्यों दिल में न रखे? आप जो है हमसे झूठ बोलते रहे। सर मुझे वाकई में नहीं पता था सर, मैं वाकई में पता नहीं था। इतना तेज समझ रहे हैं सर। इसके बाद सीओ साहब तीसरा फोन मिलाते हैं अनंत देव तिवारी के बाद आए एसएसपी दिनेश प्रभु को, और फोन उठते ही सीओ ने पूरी बात बताई, जिस पर एसएसपी दिनेश प्रभु ने कहा कि ठीक है देखिए मामले को। तो सीओ ने बताया वह थाने पहुंच गए हैं, जिस पर आवाज सुनाई दे रही है कि ठीक है, और उसके बाद जय हिंद हो गया। ये रही तीसरी ऑडियो क्लिप एसएसपी दिनेश पी के साथ दिवंगत सीओ देवेंद्र मिश्रा की बातचीत। हाँ जैन सर, हाँ जी, ये हमारे यहाँ गांव पड़ता है सर, एक जादेपुर घट्टा, हाँ वहाँ के राहुल तिवारी आए हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं विकास दुबे के खिलाफ। धारा बन रही है 364, 342, 307, 7 CLA। अपहरण किए हैं। फॉर्चूनर गाड़ी में डाल लिया तथा ले जाकर कमरे में बंद कर लिया। मौका पाकर वहां से किसी तरह भाग निकला। जैसे ही प्रार्थी विक्रू मोड़ पर पहुंचा तो विकास दुबे ने घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। हकीकत तो मारपीट हुई है। तो किससे? इसको पहले थाने ले जाइए ना, पहले थाने ले जाइए। नहीं, आप क्यों नहीं गए? घटना हुई है कि नहीं हुई? तो मारपीट तो हुई है। लिख दीजिए, SPRA को बता देना। ठीक। तीनों रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद दिवंगत सीओ की ये अंतिम आवाज थी, जिसके बाद सीधे बिकरू कांड को अंजाम दे दिया गया होगा। लेकिन कुछ पहलुओं में शंका जताई जा रही है कि कहीं न कहीं सीओ देवेंद्र मिश्रा को ही निपटाने का पूरा खेल खेला जा रहा था। और उसके बाद जिस तरह से ये ऑडियो वायरल हो रहा है, वो इस बात का साफ तौर पर सबूत है कि ये पूरा का पूरा मामला पुलिसिया अधिकारियों के आपस में ही कुछ बुने हुए जाल का नतीजा भी रहा है। किस तरीके से देवेंद्र मिश्रा लगातार अनहोनी की आशंका जता रहे हैं और किस तरीके से अधिकारी उसको नकार रहे हैं, ये सारी बातें आपके सामने इस वक्त। एक बड़ी बात ये भी है कि विकास दुबे को लेकर भी कोई खेल खेला जा रहा था। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद पुलिस विभाग के महकमे के सूत्र बोल रहे हैं। दूसरा, इस तरह के वायरल ऑडियो का भी इस बात का सबूत है कि एक सीओ बिकरू नरसंहार के पहले एसएसपी से लेकर एसपी को पत्र के अलावा मुंहजबानी किसी अनहोनी की आशंका जताता है और अधिकारी चुप्पी साधे रहते हैं। यह क्या था? और तो और चर्चा ये भी है कि कहीं न कहीं विकास दुबे का खजांची कहा जाने वाला जय वाजपेयी यह चाहता था कि विकास दुबे का अंत होना चाहिए था। बस उसे इसी मौके की तलाश थी, जो राहुल तिवारी के साथ हुए घटनाक्रम से इसकी शुरुआत हो गई। तभी जय वाजपेयी बिकरू कांड से 2 दिन पहले लखनऊ चला गया था, जिसका सबूत उसकी मोबाइल लोकेशन में है, और वहीं रच दी गई पूरे कांड की कहानी, जिसको दबाने के प्रयास आज भी जारी हैं और पुलिस विभाग ही कलई भी खोलता जा रहा है। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। कन्नौज जिलाधिकारी श्री राकेश कुमार मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक श्री अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने संयुक्त रूप से गौतम बुद्ध हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर कनपटियापुर मकरंद नगर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित चिकित्सकों एवं अधिकारियों को जिला अधिकारी ने अस्पताल में साफ सफाई, सैनिटाइजेशन कार्य, बायोमेडिकल कचरा के उठान एवं सफाई कर्मियों द्वारा नियमित सफाई किए जाने के संबंध में निर्देश दिए। जिला अधिकारी ने मरीजों को दिए जाने वाले नाश्ते व भोजन की गुणवत्ता एवं समय के संबंध में आवश्यक जानकारी भी प्राप्त की। उपस्थित चिकित्सकों द्वारा बताया गया कि विद्युत की समस्या होने के कारण कभी कभी पानी की परेशानी होती है, जिसके हेतु जनरेटर के माध्यम से सबमर्सिबल एवं गर्मी में पंखे आदि चलाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि मरीजों को प्रतिदिन नाश्ता सुबह 8:30 बजे मिल जाता है, परंतु दोपहर का भोजन 2 बजे चिकित्सकों की दूसरी शिफ्ट आने पर ही दिया जाता है एवं शौचालय आदि की सफाई भी नियमित रूप से कराई जा रही है।
एवं दिन में 2 बार पूर्ण हॉस्पिटल को सैनिटाइज भी किया जाता है, जिस पर अधिकारियों ने रोष व्यक्त करते हुए मेन्यू से भोजन उपलब्ध कराए जाने के कड़े निर्देश दिए एवं लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई भी किए जाने हेतु निर्देश दिए। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। छिबरामऊ के कोतवाल और कस्बा इंचार्ज महिला दरोगा की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने से हड़कंप मच गया है। वहीं मुंसफी परिसर के मुख्य गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की ड्यूटी कर रही महिला कांस्टेबल भी पॉजिटिव पाई गई हैं। ऐसे में थाना सील कर दिया गया है और सैनिटाइज कराया गया है। मुंसफी परिसर को भी न्यायिक अधिकारियों के आदेश पर 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है और परिसर को सैनिटाइज कराया जा रहा है। यही नहीं, छिबरामऊ के एक सभासद की पत्नी और 2 बेटियां पॉजिटिव पाई गई हैं। छिबरामऊ के मोहल्ला छपट्टी में एक घर में पिता पुत्र की रिपोर्ट 2 दिन पहले पॉजिटिव आई थी। उसी घर में एक और व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया। इस तरह से आज छिबरामऊ में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्षेत्र में अब तक कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या आधा सैकड़ा से भी अधिक हो गई है। इस तरह से आज छिबरामऊ में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्षेत्र में अब तक कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या आधा सैकड़ा से भी अधिक पहुंच चुकी है। द पंचौरा न्यूज के लिए छिबरामऊ से अखिलेश सविता की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तरह कन्नौज में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जनपद में आज फिर एक साथ 45 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। आज के मरीजों को मिलाकर जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1046 हो गई है, जिसमें से 267 एक्टिव केस हैं। 772 लोग ठीक होकर घर को जा चुके हैं और अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के स्वरूप ने पूरी जानकारी की पुष्टि की है। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। गाजियाबाद पुलिस अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी के नेतृत्व में नित नए कीर्तिमान गढ़ रही है। एक तरफ ऑपरेशन निहत्था को चलाकर आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के लाइसेंसी हथियार निरस्त किए जा रहे हैं, जिससे समाज में अमन चैन का वातावरण कायम हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन प्रहार के जरिए आपराधिक इतिहास वाले बदमाशों को सलाखों के पीछे डालने का काम जबरदस्त तरीके से हो रहा है। इस ऑपरेशन प्रहार के जरिए अब तक 171 बदमाशों की गिरफ्तारी की गई है। इस अभियान ऑपरेशन प्रहार में 100 वांछित या वारंटी अभियुक्त भी हैं। इसके अलावा इस अभियान का असर इस बात से देखने को भी मिलता है कि टॉप 10 अपराधी भी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, जिनसे 2 पिस्टल भी बरामद की गई हैं। इसी क्रम में कल वाहन चेकिंग के दौरान चलाए गए सघन चेकिंग अभियान में विभिन्न थानों के अंतर्गत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 127 वाहन सीज किए गए हैं। अपराधों के रोकथाम और नियंत्रण में गाजियाबाद पुलिस के बारे में कहा जा सकता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। द पंचौरा न्यूज के लिए गाजियाबाद से वैभव शर्मा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट करके आप हमें यह जरूर बताएं कि आप हमसे किस तरह की खबरें चाहते हैं, ताकि हम उस पर अमल कर सकें। अब चलते हैं फटाफट खबरों की ओर। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के भूड़ भारत नगर में नया शराब का ठेका खोला जा रहा है। ठेके को खोलने के विरोध में काफी तादाद में महिला और पुरुष पहुंचे। स्थानीय लोगों में इस ठेके को लेकर जबरदस्त तरीके से आक्रोश नजर आ रहा था। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर ठेका खुलने से आसपास के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और यहाँ का माहौल भी खराब होगा। इन तमाम वजहों को लेकर लोगों का प्रदर्शन चलता रहा। मोहल्ले में ठेका नहीं होना चाहिए। मोहल्ले में सबकी बहन बेटियां होती हैं, निवास स्थान है, निवास स्थान पे बहन बेटियां, कोई पार्क नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, घूमती हैं फिरती हैं यहाँ पे, तो उनका तो निकलना ही दुश्वार हो गया। समझो ठेका का मतलब क्या है कि ठेका तो गलत ही है और वो मोहल्ले में नहीं होना चाहिए। देखिए रिहायशी इलाका भी है, मंदिर और गुरुद्वारा भी पास में है, तो अब आप क्या चाहते हैं इसमें? हम इसका विरोध कर रहे हैं, इसको बंद करना चाहते हैं कि ये ऑन रोड खुलते हैं या मैं किसी अलग जगह पे खुलते हैं, ये निवास स्थानों पे नहीं खुला करते हैं। किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई आपकी अभी तक इसको लेकर? कल हम डीएम के पास जा रहे हैं बात करने के लिए और हमारी यहाँ के सभासद से भी बात हुई है और अगर जरूरत पड़ेगी जिसके पास जाने की हम उनके पास जाएंगे। ऑनलाइन जा चुके। अब आप सब लोग मिलकर क्या चाहते हैं? हम लोग ठेका बंद करना चाहते हैं। ये ठेका बंद होना चाहिए, ये यहाँ किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। अगर बंद नहीं होता तो अगला कदम क्या रहेगा? बंद नहीं होगा तो अगला कदम तो यही रहेगा कि जो हमसे बन पड़ेगा, चाहे हम कुछ भी करें, कुछ भी करेंगे हम, लेकिन इसे यहाँ नहीं जाने देंगे।
लोगों के भारी विरोध को देखते हुए स्थानीय पुलिस और जिले की आबकारी विभाग की एक टीम भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंची। आबकारी विभाग का कहना है कि ठेका सरकारी नियमों के अंतर्गत ही खोला गया है, लेकिन फिर भी अगर इस ठेके को लेकर लोगों में ऐतराज है तो फिर इस पर विचार किया जाएगा। शराब के ठेके को लेकर ये लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर देसी के शराब का ठेका नहीं खोला जाएगा। और सरकार की जो प्लानिंग है कि अवैध शराब का यहाँ पे कार्य बहुत है, इसलिए सरकार ने प्लान करके यहाँ पे ठेका खोला है। इसके विरोध हो रहा है, लेकिन ये विरोध ये ठेका बिल्कुल नियमों के अनुसार और अपनी सही प्राप्त की है, इसको समझा दिया गया है। सब एग्री है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं। लोगों का कहना है पास में मंदिर है, गुरुद्वारा है। मंदिर गुरुद्वारा और मंदिर से नगर निगम की जो दूरी होती है वो दूरी है। और ये मंदिर जो है मंदिर रेलवे की जमीन है, ये रजिस्टर्ड मंदिर है। गुरुद्वारा रजिस्टर्ड तो गुरुद्वारे से 100 मीटर 70-80 मीटर से ज़्यादा दूरी है। दूरी 50 मीटर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा दूरी है। मतलब जो सरकारी गाइडलाइंस है वो सब फॉलो की जा रही है। पूरे नियम को फॉलो करके ही इस दुकान को खोला गया। अब जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे आपने क्या कहा? उनको समझा दिया, उनको पता नहीं है। यहाँ पे प्रदर्शन करने वाले यहाँ के निवासी बहुत कम है। अच्छा। यहाँ जो भी प्रदर्शन कर रहा है ये पुल के पार जितना भी अवैध कार्य करने वाली महिलाएं मैक्सिमम वही है। मैंने उससे कहा, मैंने ये कहा है कि जितनी भी यहाँ करें मुझे ID कार्ड अपना प्रूव करिए, उसके बाद मैं इसको DM के यहाँ रखूँगा। कोई भी ID कार्ड कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं दे पा रहा है। हालांकि लोगों का जिस तरह से विरोध है, उसके बाद जिला आबकारी विभाग यहां पर ठेके को चलाने की अनुमति कैसे दे पाएगा? पर अनुमति तो मिल चुकी है, लेकिन ठेका कैसे चल पाएगा ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। द पंचौरा न्यूज के लिए गाजियाबाद से वैभव शर्मा की रिपोर्ट। कानपुर में पुलिसिया तंत्र की हवा निकली हुई है। एक तरफ तो देश का सबसे चर्चित बिकरू कांड होने के बाद वैसे ही पुलिसिया भ्रष्टाचार और अपराधियों से साठगांठ में यूपी पुलिस की थू-थू हो रही है, और उसके अलावा कानपुर में चोरों का आतंक पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। कानपुर दक्षिण में शातिर चोरों का गिरोह जबरदस्त तरीके से लोगों को निशाना बना रहा है। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के रतनलाल नगर में एक घर में देर रात चोरों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें 1 करोड़ से ऊपर की ज्वेलरी और 5 लाख रुपए नकद पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। भैया हमारे लड़के का किडनी का ऑपरेशन हुआ है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और रात में हम लोग आए, सो गए। बाहर से किसी ने कुंडी बंद कर दी, खिड़की तोड़ के चोर आए, अलमारी से सारा जेवर सामान ले गए। लगभग घर में कितना माल था, कितना ले गए? भैया हमारा पुश्तैनी जेवर था, सब बहू का जेवर, हमारा जेवर, करीब उस समय के हिसाब से 80 लाख का था, और आज के हिसाब से 1.5 करोड़ का होगा। और 5 लाख रुपए करीब कैश थे। अभी रक्षाबंधन की स्वीट हाउस है नीचे, सब ऐसे ही रखा था। उनको इतनी तकलीफ थी तो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। एक लेबर है विशेष करके, उसी के ऊपर शक है, और किसी के ऊपर नहीं फिलहाल। घटना ये हुई है कि रात में 3 और 4 के बीच में, मतलब कैमरे के हिसाब से आए तो सोना ले गए 300-400 ग्राम, और करीब 4-5 हज़ार रुपये, वो 4-5 लाख रुपए रखा हुआ था। बिक्री थी रक्षाबंधन की, और लड़के का ऑपरेशन हुआ है तो पैसा रखे थे, वो ले गए। मौका वारदात को देखकर ऐसा लगता है कि पड़ोसियों के मकान से फांदकर चोर घर में दाखिल हुए थे। ये चुनौती इसलिए भी बड़ी है कि पुलिस पिछली कई ऐसी ही चोरियों का अब तक खुलासा नहीं कर पाई है, और उस पर एक और बड़ी चोरी पुलिस के लिए सरदर्द बन गई है। द पंचौरा न्यूज के लिए विपिन सागर की रिपोर्ट। कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र मसवानपुर से नमक फैक्ट्री रावतपुर गांव तक पूरी रोड पिछले 3 सालों से बदहाल है, जहां पैदल चलने वालों के लिए भी बड़ी दिक्कत है। ऐसे में सपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करते हुए कहा कि भाजपा के विधायक, भाजपा की सरकार इस तरह से सड़कों को तोड़कर रखेगी तो फिर कैसे कानपुर को स्मार्ट सिटी का नाम दे दिया गया है। आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं, सब लोग ये देखिए सड़क का वर्षों से कितना बुरा हाल है जी। यहाँ पर जितने दुकानें हैं उन सबका रोजगार सड़क की वजह से ठप है जी। और तो और आए दिन यहाँ सैकड़ों लोग इन गड्ढों में गिरते हैं, उनके कपड़े भी खराब होते हैं, उनको चोटें भी आती हैं जी। और ये पिछली वर्ष भी बरसात में यही हाल था, इस वर्ष भी बरसात में यही हाल था। जब हमने रक्षाबंधन के दिन देखा हमारी माताएं बहनें राखी बांधने जा रहे थे अपने भाई, वो तक गिर गई और उनके कपड़े खराब हो गए, उनको चोटें आ गई जी। तो ऐसे समय में हमने ये निर्णय लिया कि जब तक अब ये सड़क नहीं बनेगी जी, जब तक हम इस सड़क के लिए संघर्ष करने का काम करेंगे, शासन प्रशासन को जगाने का काम करेंगे।
एक तरफ तो कानपुर में सही से लोगों का चलना मुश्किल है, जगह जगह जाम है, सड़कें टूटी हैं, नालियां भरी हुई हैं और दूसरी तरफ सरकार यहां के जनता को स्मार्ट सिटी का ख्वाब दिखा रही है। कानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि अगर अधिकारियों की यही मनमानी रही तो समाजवादी पार्टी उग्र प्रदर्शन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से विपिन सागर की रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों को जानने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।